चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको सी बैक कहते हैं, इसमें सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। और आमतौर पे हमें लगता है कि हमें इस बात का पता है, लेकिन आज मैं इसकी कुछ ऐसी डिमेंशंस आपके ऊपर खोलूंगा जिसके नतीजे में आपके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो एक वतन की हैसियत से नहीं, इस्लाम के एक किले की हैसियत से उस्तवार होगी। और आपको पाकिस्तान की हैसियत का, इसके मुकाम का, इसके मर्तबे का, इसके जाहो जलाल का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान अल्लाह के फैसलों में से एक फैसला है। और किसी वजह से कायद आज़म ने कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। ये छोटी स्टेटमेंट तो नहीं है, इसको हम सियासी स्टेटमेंट समझते हैं। ये एक पेशगोई है, ये एक प्रेडिक्शन है। उस अजीम आदमी की ये बसीरत थी। तो ये जो कॉरिडोर्स होते हैं ना जी, इन पे भी जंगें होती हैं। हर मुल्क को कॉरिडोर चाहिए होता है, हर घर को कॉरिडोर चाहिए होता है। आप अगर घर बनाते हैं, किसी गली में बनाते हैं ना, आपको रास्ता चाहिए। आप अगर आपके घर के सामने रास्ता नहीं है, आप घर कैसे बनाएंगे? आपने वहाँ पे करना क्या, आना कैसे, जाना कैसे वहाँ पे? तो कॉरिडोर चाहिए होता है। इसी तरह से मुल्क भी जब बनते हैं ना जी, तो उनको भी कॉरिडोर्स चाहिए होते हैं बहुत सारे कामों के लिए। इवन के जानवरों को कॉरिडोर चाहिए होते हैं, परिंदों को कॉरिडोर्स चाहिए होते हैं। वो हाथी हिजरत करते हैं, उनका बहुत बड़ा कॉरिडोर होता है। वो इंडिया में एक रूहानी जो फ्रॉड है, वो जो एलिफेंट कॉरिडोर है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये जो जंगें होती है ना कॉरिडोर्स की, ये बड़ी पेचीदा होती हैं। ऐसी एक जंग मुझे याद आती है, कायदे आज़म ने गांधी के साथ, नेहरू के साथ और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ टेबल पे लड़ी थी। वो हैदराबाद दक्कन की जंग थी। और लॉर्ड माउंटबेटन ने उसका जिक्र जो है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माउंटबेटन में किया है बड़ी डिटेल के साथ। और मुख्तसर आपको इसलिए बता दूं ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो कि जिन्ना को कायदे आज़म क्यों कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट लीडर क्यों कहा जाता है। वो लॉर्ड माउंटबेटन कहता है कि कायदे आज़म ने अचानक हमसे कॉरिडोर की डिमांड कर दी जब ये सारे मामला फाइनलाइज हो रहे थे, अक्सरियत की बुनियाद पे बांटा जा रहा था। और जब बाउंड्रीज़ और कमीशंस बन रहे थे, तो जिन्ना जो है वो अचानक ये मसला लेके बीच में आ गया कि आई वांट कॉरिडोर, मुझे बांग्लादेश तक जाने के लिए कॉरिडोर दो, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो अब मुसीबत पड़ गई और उससे पूछा कॉरिडोर, तो हैदराबाद दक्कन का नाम ले दिया। तो उन्होंने कहा जी कि ये हैदराबाद दक्कन वाली क्या आप चीज़ निकाल के लाएँ? तो उन्होंने कहा देखें जी, ये इसलिए है कि इसमें हमारे पास रकबा मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा है। आपको पता है हैदराबाद के नवाब और ये सारे मामला। तो कायदे आज़म ने कहा कि जी हमारे पास ज़मीनें सबसे ज़्यादा हैं, अक्सरियत में हैं, और हम मालिक हैं ज़्यादा के। और लॉर्ड माउंटबेटन ने और फिर नेहरू ने और गांधी ने एतराज़ किया कि आपने सारा केस जो हमारे साथ लड़ा है वो कौमी अक्सरियत की बुनियाद पर लड़ा है कि जिन जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में हैं वो अलग हो जाएं। अब जब हम आपकी इस बात पे आ गए तो आप ये ज़मीन की इसकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ नापने लग गए कि ये हमारे पास ज़्यादा है, ये हमारे पास ज़्यादा है। और कायदे आज़म ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, कॉरिडोर को मैं इंसानों की अक्सरियत से कैसे नापूंगा? मैं आपको ज़रा आसान लफ्ज़ों में करके बता रहा हूँ कि मुझे एक गुजरगार चाहिए, तो मैंने तो उसको वहीं से लेना है ना जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ज़मीन है, कि आप यहाँ से हमें जगह दे दें, ये ऑलरेडी हमारी ज़मीन है, तो वो आप रियासत भी हमें देते हैं। ज़ाहिर जब हमारी ज़मीन हम आपसे ले रहे हैं तो रियासत भी हमारे पास ही आएगी। लॉर्ड माउंटबेटन इस मामले में कहता है, एक मुज़ाकरात के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अचानक एक एहसास हुआ कि जिन्ना ने मुझे, नेहरू को और गांधी को बच्चा बना दिया। एक वक्त ऐसा आया जब हम बच्चों की तरह नो 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 कर रहे थे और मुझे ऐसे लगा कि जिन्ना हमारे साथ खेल रहा है। एट दैट मूवमेंट मैं हैरान था। और मुझे जब ये एहसास हुआ कि वो इतना बड़ा सियासतदान था, उसका जहन इतना गहरा था कि वो हमें बच्चों की तरह अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहा था उस वक्त। और बहरहाल फिर उसका उन्होंने हाल तो ये निकाला कि लॉर्ड क्लिफ उन्होंने कहा कि जी हम नहीं देते, और ज़ोर ज़बरदस्ती कायदे आज़म को नहीं दिया। लेकिन सियासी मैदान में तो हार गए थे ना। ऐसा होता है कायदे आज़म। और ये जो सी पैक है ना जी, ये चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो तजारती राहदारियाँ जिसे आमतौर पर कहते हैं, सड़कों का नेटवर्क ऑफ रोड्स है। और ये शुरू होता है सी पैक जो है कैशगर से, पाकिस्तान में चलता हुआ फिर ग्वादर में ख़त्म होता है। कैशगर जो है ये चाइना में सिनजियांग जो है एक रीजन है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पे सारी इंपोर्ट उतरती है चाइना की आके। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र की तेज़ी देखिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। आज पहुंचा हूं ना कैशगर पे तो आपको सुना रहा हूं ना कि ऐसी तेज नज़र थी, इसलिए कहते हैं मशरिक का शायर था। और ये जो कॉरिडोर है ना, ये चाइना को अरेबियन सी जिसे बहर अरब कहते हैं ना, वहाँ तक बराह रास्त रसाई देता है। इसका मतलब ये है कि चाइना इसके ज़रिए से मिडल ईस्ट से होता हुआ
पूरी दुनिया की मार्केट तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। और अभी तक ये चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि अभी तक रफली आप यूँ समझिए कि 80-90 बिलियन डॉलर तो इसके ऊपर इन्वेस्ट हो चुका है। और सी पैक की बात कर रहा हूँ। अब सी पैक के ऊपर ये जो इन्वेस्टमेंट और ये सारा प्लानिंग हो रही है, ये मुझे याद आ रहा है मार्शल प्लान था अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे, वो जो उनके जो डिस्ट्रक्शंस हुई थी, उनकी रिकवरी के लिए मार्शल प्लान एक आया था। और जो लोग मार्शल प्लान को जानते हैं, उसकी तफसील में जाने का जैसा मौका नहीं है, उनको मेरी बात सुन के इस वक्त बड़ा मज़ा आएगा कि चाइना, चूँकि आपको पता है कॉपी में मास्टर है, चाइना की कॉपी तो मशहूर है ना, हर चीज़ की कॉपी निकाल देता है। इसने उस मार्शल प्लान को एज इट इज़ पकड़ के सी पैक पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और अमेरिकन सोच भी नहीं सकते थे कि उनका मार्शल प्लान जो है वो इतने बड़े स्केल पे कॉपी हो जाएगा, जिसका वो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। अब ये जो चाइना पाकिस्तान की हिस्टोरिकल जो फ्रेंडशिप हुई है, इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा BRI इन्वेस्टमेंट्स को भी याद रखना चाहिए। बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट्स जिसको कहते हैं, जो अभी राहदारियाँ बनेगी तो ऑब्वियसली उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स भी आपको करनी पड़ेंगी। और पेचीदगियों में ले जाए बगैर आपसे मैं बता देता हूँ कि जैसे सिल्क रोड है, जो शाहराह रेशम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है। वे सी पैक को जोड़ने के लिए कई तरह से जुड़ता है सी पैक, खाली ये नहीं है कि वो रोड्स के ऊपर ही है, बेल्ट्स के ऊपर है। बेल्ट का मतलब सीज़, जो समुद्री साहली पट्टियाँ हैं वो भी होती हैं। तो इसके ज़रिए से चाइना पाकिस्तान से होता हुआ मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तक, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करके बताऊँ ना तो यूरेशिया तक पहुँच जाएगा। यानी यूरोप और एशिया के जो अजीम तरीन जो अक्सर ममालिक तक उसकी रसाई हो जाएगी। सी पैक जो है ना, चाइना के लिए 3 वजूहात की बिना पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको थोड़ा सा मैं डिस्कस आपसे कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले एनर्जी की सिक्योरिटी आती है। चाइना दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा एनर्जी का कंज्यूमर है, सबसे बड़ा। जितनी ये प्रोडक्शन कर रहा है ना, इसके लिए इसे मैसिव अमाउंट में एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए इसको ऑयल चाहिए और गैस चाहिए। अब लोगों की अक्सरियत चाइना को अंडर एस्टिमेट करती है। लोग समझते तो हैं कि सुपर पावर बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमिकल पावर बन रहा है, बन चुका हुआ है। ये अब जो चाइना है, ये सऊदी अरब समेत बहुत सारे कंट्री से गैस का, ऑयल का, इनका सबसे बड़ा कस्टमर बना हुआ है। और ये जो गैस और ऑयल है ना, यही चाइना की जो नाकाबिले यकीन जो एनॉर्मस इकॉनमी है ना फैली हुई, उसको जिंदा रखे हुए हैं। इसके लिए ना चाइना को एक सेफ और सिक्योर कॉरिडोर की जरूरत है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? सी पैक अगर नहीं है ना, अगर यानी चाइना के पास पाकिस्तान का एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर अगर नहीं है, तो चाइना को गैस और ऑयल जो है अपने बॉर्डर पे लाने के लिए गैर महफूज और लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। और इसमें पहला मसला जो आपको पता है, रास्ते की लेंथ का पड़ गया। बेजात वालत है, एक्सपेंसेस बहुत ह्यूज हो जाते हैं। कोई 1-2 बार की बात नहीं है, कांस्टेंट ट्रैफिक है ऑलमोस्ट। तो आप यूं समझिए, अभी जो रूट जिस रूट से लेके आ रहा है वो तकरीबन 12-13 हज़ार 15 हज़ार किलोमीटर से तो शायद ज़्यादा का ही बन जाता है। अभी ये जो है ये गुजरता है कतर से, अमान से होता हुआ, फिर ये थाईलैंड, श्रीलंका, इंडिया, इस तरह ये ऐसे गुजर के आता है ये इंडिया से। अगर कोई भी मुल्क पंगा कर दे, और सीधी बात है जो मौजूदा सुपर पावर है जिसकी गोडे गिट्टे तो टूट चुके हैं, अगर वो कुछ मसला खड़ा कर दे या अपने ज़ेरे असर किसी मुल्क को, समझ रहे हैं, जैसे इंडिया को, अगर वो उसको इन्फ्लुएंस कर दे और वहाँ पे कोई रुकावट पैदा कर दे, तो चाइना की जो मईशत है ना, वो कुछ महीनों में तबाह हो जाएगी। जो मौजूदा सुपर पावर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता है इस वक्त अमेरिका ही है, इनको किसी भी सूरत जो है ना, वो चाइना की हर लम्हा अब जो बढ़ रही है ना पावर, वो किसी सूरत गवारा नहीं है। और चाइनीज़ को इस बात का हम सबसे ज़्यादा पता है। इसलिए ख़ुद को बचाने के लिए उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता ही अल्लाह ने नहीं छोड़ा था कि वो जो कॉरिडोर है ना वो पाकिस्तान से लेना है। क्योंकि पाकिस्तान एक आइडियल सिचुएशन का मुल्क था जो हर लिहाज से फंसा हुआ था। आगे मैं इसको करता हूँ ज़रा एक्सप्लेन। अब सी पैक जो है वो इन दोनों मुल्कों के मसाइल का हल बन गया, क्योंकि ऑयल और जो गैस है ना वो गवादर से किसी रुकावट के बगैर सीधी सीधी जो है ना वो सिंजियांग पहुँचती है, जो रीजन आपको मैंने बताया। और चाइना के लिए ये रूट इसलिए भी नागुज़ीर हो गया है कि 15,000 किलोमीटर का 12, 13, 14, 15 इसी के अंदर है कोई जो अभी तक इनकी रूट बन रहे हैं। रूट गवादर से बनता है, वो 15 से 2,000 किलोमीटर भी नहीं है सिंजियांग तक। इतना ज़्यादा, मतलब कम से कम $4-5 बिलियन ईयर तो बचता है। और उनकी नज़र में बचत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी दे आर पेइंग लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। चाइनीज़ की नज़र में जो एनर्जी की सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सिक्योरिटी पाकिस्तान दे रहा है उनको। अब दूसरी जो रीज़न वो है ना कि सी पैक की वजह से
चाइना की रसाई सेंट्रल एशिया तक, साउथ एशिया तक, मिडल ईस्ट की मार्केट तक और यूरेशिया आपको सारा बताया, वहाँ तक बराह रास्त हो जाएगी। अब इससे उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना है कि यूरोप अगर उसको थ्रेट करता है, अगर ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल है क्या है, टैरिफ बढ़ा देते हैं, लेते नहीं हैं चाइनीज़ का सामान, मंडी रोक देते हैं, उसको मार्केट से आउट कर देते हैं। तो चाइना के ऊपर जो दबाव पड़ा हुआ ना, दबाव सबसे बड़ी इकॉनमी को ज़िंदा रखने के लिए एनर्जी की कंजम्पशन और उसकी सिक्योरिटी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी करना है, उनको फ्लो भी रखना है। यानी अगर आप दुकान खोल लेते हैं और दुकान की हिफाजत कर लेते हैं तो ये वन पार्ट ऑफ दी होल पिक्चर है। आपको प्रॉपर हर वक्त एक चलता हुआ कस्टमर चाहिए। अब अगर जो यूरोप है, अगर वो अमेरिका के दबाव में ही आएगा, और यूरोप की अपनी औकात और रसीयत है क्या है, नेटो बन के तो ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अगर वो आता है, दबाव आता है, तो चाइना के ऊपर से ये ब्लैकमेलिंग का फैक्टर हट जाएगा, क्योंकि उसके पास सी पैक है, वो और मंडियों तक पहुंच गया, वो अफ्रीका तक पहुंच गया, वो उसको आप जिंदा उसको आप मार नहीं सकते। बेशक थोड़ा बहुत उसको डैमेज आएगा, लेकिन इकॉनमी उसकी ग्रो करती रहेगी। और फिर जो यानी अगर मैं सीधी बात करूं तो चाइना अमेरिका जो ट्रेड वॉर है ना, इसकी वजह से सी पैक वजूद में आ रहा है। अब अगर आप उसको स्टडी कर लें तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कब से चल रही है, क्या क्या उसके बीच में होता रहता है, मसले मसाइल, मुज़ाकरात भी होते हैं, कई दफ़ा ब्लैकमेलिंग भी होती है, बाइकआउट्स भी होते रहते हैं। ये बात याद रहनी चाहिए कि चाइना का जो नेशनलिज्म है ना, जो चाइना की कौमियत है, वो मईशत है। चाइना इकोनॉमिकल पावर है इस वक्त, और चाइना को ये बात पता है कि अमेरिका कभी उसको नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं रह सकता। इसलिए चाइना अपनी ज़राअत को, अपनी सनत को, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को, उसमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हर वक्त नए बिजनेस पार्टनर्स, नए क्लाइंट उसको ढूंढने पड़ते हैं। और पाकिस्तान ने चाइना को ये मौका दे दिया है कि वो अपना ये मिशन पूरा कर ले, पूरी दुनिया पे अपना तसल्लुत जो है, इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, उसको फैला दे। इसीलिए सादा सी लफ्ज़ों की बात है, एक दो बड़े जो हाथी हैं ना, वो एक छोटे हाथी को आगे लगा के ना इस हाथी के साथ लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। सजा देना चाहते हैं हमें कि दबाव तो बहुत डाला है अमेरिका ने, बहुत कुछ कराया भी है, और अभी भी सब कुछ भी जो हो रहा है, जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, इसको आप उठा के इस जो फ्रेमवर्क अभी मैं आपसे डिस्कस कर इसमें रख लें, 100% सारा पजल सेट हो जाता है। चाइना का साथ देना, चाइना को कॉरिडोर देना, और इस कॉरिडोर को बाद में सिक्योरिटी देना, ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़रूरी भी था और इसकी मजबूरी भी बन गया कि पाकिस्तान के पास इसकी पैदाइश से लेके आज तक ऐसा शानदार मौका नहीं आया। हमें तो मूंगफलियां दे के जंगें लड़ाई हैं सुपर पावर्स के साथ, सुपर पावर्स ने पीनट दे के हमें लड़ाया है। पाकिस्तान के सियासी हालात कैसे भी हों, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान कभी ये मौका ज़ाया नहीं कर सकता था, बेफिक्र रहिए, करेगा भी नहीं ज़ाया। पाकिस्तान की जगह कोई भी मुल्क होता, वो ये मौका कभी ज़ाया नहीं कर सकता। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी दो मुल्कों के दरमियान में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देखा होते हुए। पाकिस्तान के कोई भी अंदरूनी हालात हों, आपस में कोई भी पॉलिटिशियंस आपस में हों, एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी करे, ये मौका पाकिस्तान से इतना कम अकल नहीं है। पाकिस्तान घर में जो भी हालात हों, दंगे फसाद हो रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, हांडी रोटी पकानी है, बिजली के बिल देने हैं, सर्वाइव करना है, उसके लिए बाहर घर के मर्द जब निकलते हैं, इतने कम अकल नहीं होते कि घर अगर औरतों से लड़ रहे हैं या किसी मसले में फंसे हुए हैं तो बाहर जाके भी अपने घरों दुकानों को आग लगा दें। नहीं, लोग इतने समझदार होते हैं और मुल्क भी इतने समझदार होते हैं कि जब उन्हें पता चल जाए कि उनकी बका को ख़तरा हो गया है तो फिर वो अपनी बका की जंग लड़ने में हर लिहाज से संजीदा हो जाते हैं। और कभी ऐसा मौका जब आया ही ना हो, ख़ास तौर पे कि अल्लाह ने किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के लिए शारक बना दिया हो, तो ये तो बड़ा अजीब व गरीब गोल्डन चांस अल्लाह ने दिया। अब तीसरी वजह ये है कि चाइना जो है वो सी पैक को कामयाब करने के लिए हर हाल में पाकिस्तान को सिक्योरिटी देगा। अगर पाकिस्तान सी पैक को कामयाब करने के लिए सिक्योरिटी चाइना को देगा, तो चाइना सी पैक को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी देगा। समझ रहे हैं बात को आप? और इसके लिए, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि वो चाइना पाकिस्तान को क्या सिक्योरिटी दे रहा है, क्यों दे रहा है? अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जो भी करा रहा है, अगर हो रही है, तो सी पैक जो है वो स्टेबल नहीं है, सी पैक ख़तरे में है। क्योंकि जो भी करवा रहा है दहशतगर्दी, इंडिया करा रहा है, इंडिया के पीछे अमेरिका बैठ के करा रहा है, जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है तब तक सी पैक ख़तरे के अंदर है। चाइना के लिए मसाइल है, तो चाइना ने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का दिफा करना है। असल मसला चाइना का ये है। अब अगर कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान पे चढ़ाई करता है तो चाइना डूब गया, क्योंकि ग्वादर गया उसके बीच में, सी पैक चला गया।
रोड स्ट्रक्चर सारा चला गया, अब ख़त्म हो गया ना, तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए आएगा, हर हाल में आएगा। एक और भी इसमें चीज़ है कि चाइना ग्वादर से CPEC से बहुत ज़्यादा आयरन और कॉपर भी लेके जा रहा है। अब वल्लाहु आलम, अगर आप अंदाज़ा लगाएं, मैं इतना तो नहीं खुल के बोलना चाह रहा उस आयरन कॉपर से क्या क्या बन रहा है और फिर पाकिस्तान के पास वापस कैसे आ रहा है। बहरहाल इस सारे मामले का लुब्बे लुबाब जो है ना, कि चाइना किसी भी सूरत में CPEC का जो फ्लो है ना, उसकी ट्रैफिक है, जो सप्लाईज़ हैं, उनको उनका रुक जाना अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट चल पड़ा है। अगर ये रुका तो चाइना के साथ तो वही हो गया जो उसके साथ बाहर दूसरे रूट से हो रहा था, जो पहले 15,000 किलोमीटर कतर ओमान वाला, इंडिया श्रीलंका थाईलैंड वाला रूट था, तो उसके साथ तो वही मुसीबत पड़ गई। तो उसने इतनी इन्वेस्टमेंट और इतना, तो 20-25 साल की उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, उसका सब्र है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के साथ चलना कोई आसान काम था? कैसी कैसी हवन्नक गवर्नमेंट्स आई हैं यहाँ पे, जिनके साथ वो चलने की कोशिश कर, कई दफ़ा ये खटाई में गया, कई दफ़ा अमेरिकन इन्फ्लुएंस कर गए, उसमें मामला अल्तवा में चला गया, फिर चाइना किसी ना किसी तरीके से इसको चला के इतने तहम्मुल और तदब्बुर के साथ वो इसको रन कर पाए हैं कि अगर यहाँ पे फ्लो रुकता है तो दे कैन नॉट अफोर्ड, आई एम टेलिंग यू। तो वो हर सूरत में पाकिस्तान का दिफा अब उन्होंने करना ही करना है। CPEC हमारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान उनकी जिम्मेदारी है, सादा सी तो बात मैंने आपसे। अब इस राहदारी के मुस्तकिल जब ये कामयाब हो जाती है ना, मुस्तकिल अभी तो चली है, मुस्तकिल अगर कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि चाइना विल बिकम न्यू अमेरिका, पाकिस्तान विल बिकम न्यू चाइना। पाकिस्तान चाइना जैसी कदोकामत इख्तियार कर जाएगा। 2000 ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, इसलिए तो ये इतना तेज़ हो गया हुआ है काम। 2030 तक मैक्स, 2030 तक चाइना बहुत तेज़ी से उसका बलून फैल रहा है। 2030 तक कोई 40-50 लाख नौकरियां पाकिस्तान में पैदा हो जानी है। थोड़ी तादाद नहीं होती, बहुत कुछ है इसमें। और ये खाली नौकरियों का मामला नहीं है, बहुत कुछ होगा, इतना बहुत कुछ होगा, इतना बड़ा होगा। और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए पाकिस्तान को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी है, इतना बड़ा इसार पाकिस्तान को करना है कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे बाइज्जत कौम बनेगा। अभी हम और मैं, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान को किस कदर इज़्ज़त और तक़द्दुस की निगाह से देखा जाएगा। मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा रहनुमा जिसने बैक वक्त भारत, अमेरिका और इसराइल को मलिया मेट कर दिया। करना चाहता नहीं था जी, करना पड़ गया, छोटा काम है। और फिर दुनिया हैरत से इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी देखेगी जब इसराइल और अमेरिका का ये जो शैतानी इत्तेहाद है, इसकी जगह पे पाकिस्तान और चाइना का अजीम तरीन तिजारती और जो जंगी इत्तेहाद है, गौर कीजिएगा मेरे अल्फाज पे प्लीज़, ये वजूद में आएगा और दुनिया के तख्त पर मुतमक्किन होगा। वो दिन दूर नहीं है। और पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क के लिए कुर्बानी क्यों ना दे? वजह क्या है कुर्बानी ना देने की? जब इसे पैदा होने से लेके आज तक तनहा रखा गया, हमेशा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंका गया, उलझा के रखा गया, डराया गया, तोड़ा गया, जलील किया गया। इस वहशतनाक मकार और हवस से भरी हुई दुनिया में पहली बार उसे एक ऐसा दोस्त मिला है जिसकी बका उसकी बका से जुड़ी हुई है। सोलमेट दिया अल्लाह ने, छोटा दोस्त नहीं दिया। इसलिए अब धोखे का सवाल नहीं पैदा होता, अब धोखा नहीं दिया जा सकेगा, इसलिए अब धोखा नहीं दिया जाएगा। अच्छे दिनों की अब नवीद है। अब की बार हम किसी और की बका की जंग नहीं लड़ रहे, अब किसी और की जंग लड़ने का टाइम गुजर गया है। अब हम अपनी जंग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इस जंग के इख्तिताम पर फतह की नवीद है। भारत हमारे हाथों पामाल होगा और कई सुपर पावर्स की इबरतनाक जो मौत है ना, वो पाकिस्तान के आहनी हाथों से इस पाक सरजमीन पे होनी है। और यहाँ पे कई सारे पुरगरूर जो हैं वो फना के घाट उतरेंगे। बड़ी गलतफहमी रही लोगों को, अफ़गानिस्तान सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान है सुपर पावर्स का कब्रिस्तान।